नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। आज क्लास 12वीं का पहला पेपर आयोजित हुआ। महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं के एग्जाम्स आज यानी 4 मार्च 2022 से शुरू होकर 30 मार्च 2022 तक चलेंगे। परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित जरूर हो रही है, लेकिन इस दौरान न केवल कोविड नियमों का ठीक से पालन किया गया, बल्कि केंद्रों पर खास व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा के दौरान एक कक्षा में कम से कम छात्र बैठने की व्यवस्था की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है। तृणमूल कांग्रेस दल की संस्थापक और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बनारस के सियासी अखाड़े में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कड़ी शिकस्त दी है, उसे देश के सियासी गलियारों में हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। सपा गठबंधन के प्रचार के लिए ममता बनर्जी 2 मार्च को बनारस आई थी। योगी आदित्यनाथ की पार्टी, हिंदू युवा वाहिनी एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का न सिर्फ अपमान किया, बल्कि कई जगह उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए और गो बैक के नारे लगाए गए और वापस जाने को कहा गया। हे युवा और भाजपा कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि विरोध होने पर ममता बनर्जी बनारस से भाग खड़ी होंगी, लेकिन हुआ उल्टा। वह अड़ गई और डटी रही, सड़क पर उतर गई। विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं डरने वाली नहीं, मैं लड़ाकू हूँ। मैं समझ गई हूँ कि भाजपा हार रही है। मैं एक मीटिंग में आ रहा होता है, तुम्हारा क्या है? हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया? मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरफुक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे डंडा मारा। मैं कभी झुका नहीं। कल भी ये लोग जब मेरे को ऐसा गाली दे रहा था तो मैंने गाड़ी से उतारा, और उतर के हम कुछ दफे खड़ा रहा, ऐसा कि मेरे को देखना है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या शक्ति है हम देख सकते हैं, तुम्हारा कितना साहस है हम देख सकते हैं। तुम तो डरफुक हो, डरफुक। तुम डरते हो। मैंने अपील किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को इतना गाली दिया, मेरे को गाड़ी में भी धक्का दिया, मेरे को ऊपर में कुछ छोड़ा, तो मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसी के लिए कहा कि मैंने सब सोचा, अरे बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है, ये पूरा हार रहा है, नहीं तो हमको ऐसा क्यों करेगा। अगर हमको तुम ऐसा डरते हो तो हम एक दफे न हजारों दफे आएगा। मुंबई की एक अदालत ने दिशा सालियान मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को शुक्रवार को गिरफ्तारी से 10 मार्च तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के बारे में मानहानिकारक और भ्रामक बयान देने का आरोप है। दिशा की मां वसंती सालियान की शिकायत पर पिता पुत्र के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इससे पहले वसंती सालियान ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से संपर्क किया था और सालियान परिवार को विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर बदनाम करने के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, नितेश राणे और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा उनके बेटे के खिलाफ नोटिस जारी किया और उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा है। प्राथमिकी के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने 19 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में सालियान की मौत के सिलसिले में कुछ दावे किए थे। इस दौरान उनके बेटे नितेश राणे भी वहां मौजूद थे। 8 जूनला दिशा सालियांची बलात्कार करून हत्या झाली। सांगितलं आत्महत्या केली, का करेल ती आत्महत्या? एक तर ती त्या पार्टीला जात नव्हती, जबरदस्ती बोलवलं। तिचा तो मित्र रोहन राय
आणि त्यानंतर तिला थांबायला सांगत, ती थांबली नाही, घरी निघाली. त्यानंतर कोण कोण होते, पोलीस प्रोटेक्शन कोणाला होतं, तिच्यावर बलात्कार होताना बाहेर प्रोटेक्शन कोणाचं होतं, सालियनचा पोस्टमॉर्टमचा रिपोर्ट अद्याप आला नाही का? 7 महिने द्यायला पाहिजे. 7 महिन्यात याला अजून का आला नाही? बहरहाल अदालत ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है. इसके बाद मामले की सुनवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है. भारतीय रेलवे की सुरक्षा इतिहास में आज का दिन नई इबारत लिखने वाला साबित हुआ. शुक्रवार को 2 ट्रेनों को चंद मीटर के फासले से एक दूसरे से भिड़ने से रोक दिया गया. दरअसल ये रेलवे की नई स्वदेशी सुरक्षा तकनीक कवच के दम पर हुआ है. इस इतिहास के साक्षी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बने. कवच ने सामने से आ रही ट्रेन की भिड़ंत से पूर्व रेल मंत्री की ट्रेन को 380 मीटर पहले ही रोक दिया गया. तेलंगाना के सिकंदराबाद में ट्रेनों के बीच कवच का परीक्षण किया गया. एक ट्रेन के इंजन में रेल मंत्री वैष्णव सवार थे, तो सामने से आ रही दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं अन्य बड़े अधिकारी. यह परीक्षण सनत नगर शंकरपल्ली खंड पर किया गया. रेल मंत्री ने इस परीक्षण का 1 मिनट का वीडियो साझा किया है. इसमें इंजन के कैबिन में रेल मंत्री वैष्णव एवं अन्य अधिकारी दिखाई दे रहे हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि रियल एंड टक्कर परीक्षण सफल रहा है. कवच ने अन्य लोगों से 380 मीटर पहले लोगों को स्वचालित रूप से रोक दिया. कवच ऐसी स्वदेशी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से 2 ट्रेनों की टक्कर रोकी जा सकेगी. यह दुनिया की सबसे सस्ती रेल सुरक्षा तकनीक है. 0 ट्रेन एक्सीडेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कवच का विकास किया गया है. बिहार स्थित भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर गुरुवार को रात के करीब 11:45 पर हुए बम धमाके ने आसपास के इलाके में तबाही मचा दी. धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ये विस्फोट हुआ तो इस हादसे में एक के बाद एक 3 घर मौके पर ही निस्ते नाबूद हो गए. ये धमाका इतना भीषण था कि इस वजह से 3 घर तो मौके पर ही तबाह हो गए. वहीं आसपास के मकानों में भी दरारें आ गई. फिलहाल संबंधित परिसर में मलबा हटाने का काम जारी है. मलबा हटाने के दौरान पता चला कि इस हादसे में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है. प्रशासन के जरिए बम निरोधक दस्ता और FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है. वहीं इस मामले को लेकर भागलपुर के डिप्टी मेयर का कहना है कि ये प्रशासन और स्थानीय लोगों की लापरवाही का नतीजा है. रात को लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास एक बड़े बम धमाके की आवाज़ हम लोग को, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, हम लोगों को जब बम धमाके की आवाज़ आई तो हम लोग तुरंत जो है यहाँ पर पहुँचे और 5 से 7 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे. और यहाँ आने के बाद जो यहाँ स्थिति थी वो देखने योग्य नहीं थी. मतलब कई माताओं का, कई बहनों का, छोटे बच्चों के शव को छिद विछिद हम लोगों ने देखा है. मतलब किसी का हाथ अलग, किसी का पाँव अलग, इस अवस्था में देखा है ये अपने आप में. और जिस तरीके से 4-4 मकान मतलब ढेर हो गए और इसका मलबा आधा किलोमीटर दूर तक छितरा हुआ, ये अपने आप में बताता है कि बारूद की मात्रा कितनी थी. और प्रशासन को इसकी जानकारी आज से नहीं है. ये घटना इस जगह पर आज पहली बार नहीं घटी है, पहले भी यहाँ घटना घटी है. प्रशासन को वैसे लोग जो इतनी भारी मात्रा में बारूद रखकर इस तरीके का खेल करने का काम कर रहे थे, अपने जान को तो जोखिम में डाला ही, और साथ साथ अगल बगल पड़ोसियों को भी आज जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ा प्रशासन की लापरवाही कारण. मैं यही चाहता हूं कि अभी प्रशासन चेते, और अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरीके का बारूद का ढेर जो है वो जमा और लोग इस तरह का काम कर रहे हैं. वैसे लोगों को सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो और वो काम तुरंत बंद हो. प्रशासन तुरंत वैसे लोगों को चिन्हित करने का काम करे. मैं प्रशासन से गुजारिश करते हैं. बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए. हरियाणा स्थित रोहतक जिले के गांव गांधरा में एक युवक ने गांव में अपनी भाभी और गांव की पूर्व सरपंच की सास को गोली मार दी. इसके बाद खुद को भी सिर में गोली मार ली, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों महिलाओं को PGI के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. मौके पर पहुंची सांपला थाना पुलिस व CIE-1 की टीम जांच में जुट गई है. मृतक रमेश उम्र 42 की अपनी भाभी उर्मिला से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. शुक्रवार को वह भाभी उर्मिला के घर तमंचा लेकर आया और उस पर फायरिंग कर दी. उर्मिला के पास उस समय गांव के पूर्व सरपंच की सास चंद्रो भी बैठी थी. रमेश ने उसे भी गोली मार दी. इसके बाद खुद को सिर में गोली मार ली. गोली लगने पर रमेश की मौके पर ही मौत हो गई. फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े चले आए और उर्मिला व चंद्रो को PGI के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है.
हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। आज की प्राइम टाइम खबरों में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।